अर्थशास्त्र विषय के सभी विद्यार्थियों को मेरा बारंबार नमस्कार। मैं आपका मित्र अशोक नरवर, मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। मैं कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र विषय की जो पहली इकाई के प्रश्नोत्तर है उनको पढ़ने जा रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि अर्थशास्त्र विषय के वीडियो मैंने कम देखे हैं, इसलिए मैं इनके प्रश्नोत्तर के वीडियो अभी आपको बनाकर वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। विषय वस्तु माने होता है उस अर्थशास्त्र में हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, क्या क्या बातें, क्या क्या तथ्य हम पढ़ने वाले हैं, वही विषय वस्तु होता है। और समष्टिगत अर्थशास्त्र को सामूहिक अर्थशास्त्र क्यों कहते हैं, ये भी इसका ही प्रश्न का ही दूसरा रूप है। समष्टिगत अर्थशास्त्र को सामूहिक अर्थशास्त्र क्यों कहते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ बताया गया समष्टिगत अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। बिल्कुल, समष्टि मतलब होता है संपूर्ण, समग्र, पूरा, और पूरा मतलब अर्थशास्त्र है। तो पूरा अर्थशास्त्र है तो स्वाभाविक सी बात है कि हम संपूर्ण ही पढ़ेंगे, सब कुछ ही पढ़ेंगे। और सब कुछ किसका पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था का। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का, समग्र क्षेत्रों का अध्ययन हम इसमें करेंगे। चलिए, इसमें हम अर्थव्यवस्था का व्यापक और विहंगम रूप से अध्ययन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था जो होती है उसका व्यापक माने पूरा विस्तृत, और विहंगम माने बड़ा रूप जो होता है अर्थव्यवस्था को, उस सब का अध्ययन हम इसमें करते हैं। इस प्रकार समष्टिगत अर्थशास्त्र समूहों, जैसे राष्ट्रीय आय एक समूह है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, पूरे देश की घरेलू पूंजी निर्माण कैसे होती है वो, सामान्य कीमत स्तर, सभी वस्तुओं की कीमत स्तर, कुल जनसंख्या, मुद्रा की कुल पूर्ति आदि से संबंधित बातों को इसमें हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक मात्राओं के समग्र एवं औसत की प्रकृति, माने समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, आर्थिक मात्राओं की समग्रों, आर्थिक मात्राओं के औसतों की प्रकृति, आर्थिक मात्राओं के समग्रों की प्रकृति, संबंधों तथा व्यवहारों का अध्ययन है। मतलब कितनी अच्छी बात कही प्रोफेसर बोल्डिंग ने कि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक मात्राओं की, मतलब जितनी भी आर्थिक चीज़ों की मात्राएं उनकी समग्रों और औसतों की प्रकृति को बताएगा, संबंधों को बताएगा, व्यवहारों को बताएगा, और यही अध्ययन है। मतलब समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक मात्राओं के समग्रों, औसतों की प्रकृति, संबंधों, व्यवहारों का अध्ययन करता है। माने आर्थिक मात्राओं के समग्रों का अध्ययन करवाता है, औसतों की प्रकृति का अध्ययन करवाता है, आर्थिक मात्राओं के संबंधों की, आर्थिक मात्राओं के व्यवहारों का अध्ययन है। कौन है, समष्टि अर्थशास्त्र। चलिए पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है, स्पष्ट कीजिए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र माने छोटा अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र मुख्य विषय यह है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय यह है कि किसी वस्तु विशेष की कीमत, यानी किसी एक वस्तु की या विशेष वस्तु की कीमत या उत्पादन के किसी साधन की कीमत कैसे निर्धारित होती है। यानी किसी एक वस्तु की कीमत की और उसके उत्पादन के साधन की कीमत कैसे निर्धारित हो, यही कारण है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं, कीमत सिद्धांत। चलिए तीसरा प्रश्न है, आर्थिक समस्या को परिभाषित कीजिए। प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार आर्थिक समस्या की परिभाषा क्या है। देखिए, आर्थिक समस्या का संबंध वैकल्पिक मानवीय आवश्यकताओं में सीमित साधनों, यानी वैकल्पिक यानी मानवीय आवश्यकताओं के विकल्प कितने हैं, है ना, उससे संबंध है आर्थिक समस्या का, और सीमित साधनों का प्रयोग करने से संबंधित है ये बात। और इन साधनों का इस दृष्टि से उपयोग करने से है कि आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि संभव हो सके। अब इसको समझिए, देखिए क्या कहा उन्होंने, आर्थिक समस्याओं का संबंध किस किस से है, तो वैकल्पिक मानवीय आवश्यकताओं से है, सीमित साधनों के प्रयोग से है, और इन साधनों का इस दृष्टि से उपयोग करने से है कि आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि संभव हो सके। मतलब मानवीय आवश्यकताओं के विकल्प भी है और साधन सीमित है। मानवीय ज़रूरतों के जो विकल्प हैं वो सीमित अधिक है, मानवीय वैकल्पिक विकल्प जो अधिक है ज़रूरतों के, मानवीय आवश्यकताओं के विकल्प अधिक, और साधन है सीमित। अब इन साधनों से किस प्रकार का उपयोग करें कि मानवीय आवश्यकताएं ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट हो सके।
या ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि की संभावना हो सके, माने कम साधनों में ज़्यादा ज़रूरतें पूरी हो। यही लेफ्टविच ने समझाया है कि मानवीय आवश्यकताओं के विकल्प तो बहुत हैं पर साधन तो कम है। अब विकल्प ज़्यादा है, साधन कम है, और उन कम साधनों से मनुष्य की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, यही जो है आर्थिक समस्या होती है। और इसी को अगर पूरा कर लिया तो आर्थिक समस्या हल हो गई। तो प्रोफेसर लेफ्टविच ने ऐसा कहा है कि आर्थिक समस्या का संबंध वैकल्पिक मानवीय आवश्यकताओं में सीमित साधनों का प्रयोग करने और इन साधनों का इस दृष्टि से उपयोग करने से है कि आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि संभव हो सके। मतलब आर्थिक समस्या को संबंध वैकल्पिक मानवीय आवश्यकताओं में सीमित साधनों का प्रयोग करने और इन साधनों का इस दृष्टि से उपयोग करने से है कि आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि संभव हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें सीमित साधनों में पूरी हो सकें, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, उनके विकल्प अनंत हैं। अब अगला है प्रश्न, सैमुअलसन ने अर्थव्यवस्था की कौन सी समस्या का उल्लेख किया है? प्रोफेसर सैमुअलसन के अनुसार सभी अर्थव्यवस्थाओं के सामने तीन केंद्रीय समस्याएं रहती हैं। सभी अर्थव्यवस्थाओं के सामने तीन केंद्रीय समस्याएं रहती हैं। सभी अर्थव्यवस्थाओं के सामने प्रथम, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, पहली समस्या कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। द्वितीय, उत्पादन का ढंग क्या हो, यानी उत्पादन कैसे किया जाए। और तीसरी यानी तृतीय, उत्पादन किन लोगों के लिए किए जाए। ये तीन केंद्रीय समस्याएं होती हैं जो कि सैमुअलसन ने बताई हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था की तीन केंद्रीय समस्याएं हैं। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, पहली समस्या यानी प्रथम समस्या है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। द्वितीय समस्या है उत्पादन का ढंग क्या हो या उत्पादन कैसे किया जाए। और तृतीय समस्या है उत्पादन किन लोगों के लिए किया जाए। ये केंद्रीय समस्याएं होती हैं। चलिए अब पांचवा प्रश्न है। पांचवा है उत्पादन संभावना वक्र क्या है। तो ये भी सैमुअलसन ने ही समझाया। प्रोफेसर सैमुअलसन के अनुसार एक उत्पादन संभावना रेखा चुनावों की सूची को बताती है। एक उत्पादन संभावना रेखा क्या बताती है? चुनावों को बताती है। चुनाव का मतलब कि हम किन किन चीज़ों का चुनाव करते हैं, किन किन बातों का, तथ्यों का, समस्याओं को हल करने का चुनाव करते हैं। अर्थशास्त्री केंद्रीय समस्याओं के विश्लेषण के लिए प्रायः इस प्रकार के रेखा चित्र का प्रयोग करते हैं जो कि उत्पादन संभावना रेखा से चुनावों की सूची बनाए, जो समय विशेष पर अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावना को प्रदर्शित करते हैं। समय विशेष के अनुसार उत्पादन संभावना को प्रदर्शित करें, अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावना को। छठा प्रश्न देखिए क्या है। छठा प्रश्न, है अर्थव्यवस्था की परिभाषा दीजिए। कितना अच्छा प्रश्न है, इसको जरूर समझिएगा क्योंकि अर्थव्यवस्था शब्द कई बार आया, लेकिन कहते किसे ये भी तो समझना है। अर्थव्यवस्था की परिभाषा दी। अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है, एक प्रकार की प्रणाली है, एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रिया वे क्रियाएं जो कि धन कमाने वाली क्रिया होती हैं, वो आर्थिक क्रिया होती है। किसी की निःशुल्क सेवा करेंगे वो आर्थिक क्रिया नहीं है। कोई वस्तु को उत्पादन नहीं करेंगे फिर भी हाथ पांव चलाएंगे, जैसे कि वर्जिश करें, तो वो कोई आर्थिक क्रिया है क्या? व्यायाम करना ये आर्थिक क्रिया नहीं है। धन कमाने की जो क्रियाएं जितनी भी हैं वो सभी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है, अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधनों के सही शोषण एवं व्यवहार की व्यवस्था करता है। मतलब अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली जो कि व्यवस्था करता है। काय की व्यवस्था करता है? अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो व्यवस्था करता है काय की, जिसमें मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मानव की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए साधनों के शोषण एवं व्यवहार की व्यवस्था जो है करती है। प्रोफेसर A.J. ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था से आशय एक ऐसी प्रणाली से है। अर्थव्यवस्था का अर्थ एक ऐसी प्रणाली से, एक ऐसे सिस्टम से जिसके द्वारा लोग जीविका प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा लोग अपना धन कमाने की व्यवस्था प्राप्त करते हैं, रोजगार प्राप्त करते हैं, वही जीविका है। तो जिसके द्वारा लोग जीविका प्राप्त करते हैं। इस तरह से ये प्रश्न था। एक और है, अवसर लागत से क्या आशय है? प्रोफेसर कोल के अनुसार एक कार्य के चयन द्वारा विकल्प के अवसर का त्याग, एक कार्य के चयन द्वारा, एक काम के चुनने के द्वारा विकल्प अवसर के त्याग का मूल्य कार्य विशेष के विकल्प की लागत या अवसर लागत है। मतलब यहाँ पे ये समझाया कि कार्य के चयन द्वारा विकल्प अवसर के त्याग का मूल्य
विकल्प अवसर के त्याग का मूल्य। मैंने काम का चुनाव करा है लेकिन विकल्प के अवसर का हम त्याग कर रहे हैं। और मूल्य त्याग किया अवसर का, और फिर मूल्य कार्य विशेष की विकल्प लागत है या अवसर लागत है। मैंने उस समय एक तो हमने विकल्प का अवसर त्याग दिया और फिर हमने मूल्य कार्य विशेष की विकल्प लागत को लगाया, तो वो अवसर के अनुसार लागत थी, इसलिए उसको ऐसा समझाया। चलिए, एक वीडियो हो गया, धन्यवाद। अगले वीडियो में आप अगले प्रश्नों को देखिए जिसमें लघुत्तरी प्रश्नों को मैं